हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है सन 2002 में आई हुई एक म्यूज़िकल ब्लॉकबस्टर मूवी साथिया के बारे में। मैं जानती हूँ कि जिस दौर में ये फ़िल्म आई थी उस दौर में इस फिल्म को किसी ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन हाँ, इसके गाने ज़रूर सुने होंगे और आज भी सुन रहे होंगे उसी एनर्जी के साथ। इनफैक्ट इसका एक गाना ओ हमदम सुनी हो रे तो आज भी जब बजता है तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये गाना कॉपी है। ठीक है, हो सकता है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ। हर चीज़ इंस्पायर हो सकती है, किसी अच्छी चीज़ किसी चीज़ से इंस्पायर हो सकती है। बट ये गाना जो था वो बहुत ही खूबसूरत था जब सुना था, और आज भी वैसा ही खूबसूरत लगता है जब इसको सुनते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इस फिल्म को कभी देखकर जितना एंजॉय नहीं किया, लेकिन इसके गानों को मैंने भरपूर एंजॉय किया। लिटरली मेरे पास इसका एक ऑडियो जो कैसेट मैंने इसका लिया था, मैंने कितनी बार सुने हैं इसके सारे गाने, और मुझे इसके सारे गाने ऑलमोस्ट पसंद थे। कोई भी ऐसा गाना नहीं था जिसको मैंने उस वक्त थम्स अप ना दिया हो, और आज भी मैं थम्स अप देती हूँ। और आई थिंक वन ऑफ माय बेस्ट, मैं कहूँगी फेवरेट सॉन्ग्स थे। और बहुत ही मुझे इसके गानों में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ लगती है, चाहे वो इसके कैसे भी सिचुएशन के गाने हों। बहुत ही मुझे ये एल्बम आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट फेवरेट एल्बम में से एक है, जिसके मुझे सारे गाने इतने पसंद हैं। मैं कहूँगी कि गुलजार साहब और ए आर रहमान दोनों की जो ये जोड़ी है, ये ख़तरनाक जोड़ी है। ये जब जब साथ में आती है बहुत ही धमाल मचाती है। इसका एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो 1998 में आई हुई फिल्म दिल से इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पर छैया छैया गाने ने कितनी धूम मचा दी थी। हालांकि खैर मेरा फेवरेट जो दिल से मूवी का था वो ए अजनबी गाना था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी काफ़ी मेमोरीज़ उस गाने से जुड़ी हुई हैं। मुझे जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ तो लिटरली मैं एक डेप्थ में चली जाती हूँ। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। तो ये गाना अगर आप सुनेंगे तो उदित नारायण ने बहुत ही इसे खूबसूरती से गाया है। और बट मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना शायद इतना आगे नहीं आया जितना कि छैया छैया गाना आगे आया, या और गाने जो थे वो थोड़े ज़्यादा आगे रहे। बट इस गाने को थोड़ा, क्योंकि ये गाना शायद बैकग्राउंड में चलता था, कहीं चलता था, इसीलिए इस गाने को इतना नहीं मिला। बट आई थिंक जो जिनके पास इस मूवी का कैसेट होगा वो उनको तो ये गाना डेफिनेटली सुना होगा। खैर मैंने इस गाने को काफ़ी बाद में सुना, और जब मैंने सुना, हालांकि मैंने इसकी थोड़ी बहुत लाइन सुनती थी, बट पूरा गाना मुझे बहुत बाद में ये आया, क्योंकि ऑब्वियसली पहले हम लोगों के पास टेप रिकॉर्डर होता था। मैंने दिल से मूवी का कैसेट नहीं ख़रीदा था, तो इसीलिए मैं ये गाना नहीं सुन पाती थी। लेकिन जब मुझे इंतज़ाम हो गया, बहुत सारे मुझे प्रिविलेज मिल गए आज की तारीख में, तो खैर आपको कोई भी गाना सुनना हो तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। बट उस वक्त तो कैसेट ख़रीदनी पड़ती थी, और रेडियो पर भी बहुत सारे गाने आते थे, और फिर कभी किसी का मन हुआ तो वो गाना आपका फेवरेट आता था। तो तब थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी मनपसंद चीज़ों को ढूंढने में। आज ऐसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो थैंक यू टेक्नोलॉजी। तो खैर मैं यहाँ बात करूँगी साथिया मूवी की। तो साथिया मूवी जो थी वो 2002 में आई थी, आज से तकरीबन 22 साल पहले। और इस मूवी का जब ट्रेलर ही रिलीज़ हुआ था, एक ट्रेलर का एक टीज़र ही आया था, तो मूवी से ज़्यादा जो मूवी का जो टाइटल ट्रैक का जो वो साउंड था
वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ख़ास तौर पे उस ज़माने में जो नोकिया फ़ोन आते थे उसकी भी रिंगटोन वही होती थी साथिया की, तो वो बजती थी। तो आई थिंक हर किसी के पास ये रिंगटोन ज़रूर हुआ करता होगा उस टाइम पर। मेरे पास भी था, मैं किसी और को क्या बोलूँ। तो वो क्रेज़ ही कुछ ऐसा था, वो बड़े जेन्युइन और बड़े ही मासूम क्रेज़ होते थे हम लोगों के। तो ये फ़िल्म आई थी और इस फ़िल्म में थे रानी मुखर्जी और विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय के बारे में मैं थोड़ी बात करूं तो विवेक ओबरॉय ने ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था उन्हें बॉलीवुड में अपना डेब्यू करे हुए। उनकी कंपनी मूवी ने बहुत बड़ा धमाल मचा चुकी थी और विवेक को बहुत ही खुले मन से, खुली बाहों से स्वागत किया था पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने। लेकिन फिर जितने खुले मन से उनका स्वागत किया था उतने ही संकोचित मन से उनको जो है इस इंडस्ट्री से बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया। और वो क्यों किया आप लोगों को पता ही है, मुझे दोबारा से गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। लेकिन मुझे लगता है इसमें गलती ये विवेक ओबरॉय की भी थी, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब कोई ऑन स्क्रीन हीरो, जब पर्दे के पीछे भी हीरो बनने की उसने कोशिश करी है, उसका दिवाला निकला ही निकला है। और विवेक ओबरॉय उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो खैर आज विवेक ओबरॉय अपनी लाइफ में सेटल हैं, उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। तो खैर उनके बारे में अब और मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन यस, विवेक ओबरॉय का एक बड़ा क्रेज़ चला था। ख़ास तौर पे वो बाइक पे बैठकर जो कानों में हेडफोन लगाकर जो वो हमदम सुनियो पे जो एक्ट कर रहे थे, एक्चुअली में उन्होंने खुद ने बताया था कि उन्हों कोई हेडफोन के अंदर गाने नहीं चल रहे थे, बल्कि जो इस मूवी के जो डायरेक्टर थे शाहद अली, वो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, इधर देखो उधर देखो। तो वो ये कर रहे थे, बट लोगों को लगा कि वो गाने सुन रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा रिस्की मुझे लगता है, मैं किसी को कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए कानों में ये डालें हेडफोन गाने सुनने के लिए। इट्स क्वाइट रिस्की। हाँ ठीक है, आपके फ़ोन पे आपने कॉल अटेंड करने के लिए हेडफोन लगाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसे गाने सुनते सुनते बाइक या स्कूटी राइड करना, ये थोड़ा सा डेंजरस लगता है। बट हाँ, उस ज़माने में काफ़ी ये स्टाइल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी मैं बात करूँगी रानी मुखर्जी के बारे में। रानी मुखर्जी का तो सितारा उस टाइम पर बहुत आसमानों से भी ऊंचा चल रहा था और हर फिल्म में रानी मुखर्जी पूरी तरह से छाई हुई थी। रानी, बॉलीवुड की रानी बनने के लिए जो है आगे बढ़ रही थी, मेहनत कर रही थी। बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटर्स को वो बिल्कुल टक्कर दे रही थी। और उनकी सबसे बड़ी राइवल जो बनी, कहते हैं ना दोस्त बनी कॉम्पिटिटर, तो वो थी ऐश्वर्या राय। क्योंकि ऐश्वर्या की काफ़ी फिल्में जो थीं वो रानी मुखर्जी को मिली थी। हालांकि ऐश्वर्या भी काम कर रही थी, लेकिन रानी को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो मिल गया बाय डिफ़ॉल्ट, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हुई। दोनों की फ्रेंडशिप को लेकर भी कहा जाता है काफ़ी मसले हुए। हालांकि दोनों की अब लाइफ आज एक तारीख में एक ही है, दोनों मदर बन चुकी हैं। तो मे बी अब उन्होंने भी शायद अपने गिले शिकवे दूर कर लिए होंगे, और करने भी चाहिए। क्योंकि अब क्या मतलब कब तक आप एक ग्रज अपने मन में लेके चलोगे। लेकिन खैर उस टाइम पर रानी मुखर्जी का बिल्कुल बोलबाला बॉलीवुड में चल रहा था और रानी मुखर्जी हर एक की फेवरेट बनी हुई थी। और यश राज की तो वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थी और आगे जाकर वो यश राज की ही मालकिन बन गई हैं। और क्योंकि उन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली है, जो कि फिल्मों के प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो ये रानी मुखर्जी का परिचय है। और ये फिल्म जो थी, रानी मुखर्जी की फिल्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। लेकिन इसी के तर्ज पर बनी हुई एक और फिल्म 2003 में रानी मुखर्जी ने आई थी, जिस मूवी का नाम था चलते चलते, और उसमें थे शाहरुख खान। जी हाँ, इस फिल्म में पहले ऐश्वर्या राय थी, लेकिन फिर कुछ निजी मसलों के कारण ये फिल्म रानी मुखर्जी को मिल गई। इनफैक्ट साथिया मूवी में भी कैमियो जो है वो शाहरुख खान ने किया है और तब्बू ने किया है।
तो इस फ़िल्म की जो कहानी पर अगर मैं बात करूँ, तो कहानी चलते चलते और साथिया की बहुत ही कॉमन थी कि दो लोग एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, प्यार हो जाता है झटपट, फिर शादी भी हो जाती है कैसे भी करके, और शादी के बाद फिर वही है, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, और फिर जो है बात शादी टूटने तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर वो गिले शिकवे मसले दूर हो जाते हैं, चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, और साथ में वापस से ये मिल जाते हैं, जोड़ा जो अलग होने के कगार पे खड़ा था। तो बस फिर जब मिल जाते हैं तो कहानी ख़त्म और पिक्चर भी ख़त्म। तो ये दोनों फिल्मों की जो कहानी थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। साथिया कह लो या चलते चलते कह लो। साथिया थोड़ी सीरियस फिल्म थी, थोड़ी डिफरेंट फिल्म थी। उधर जो है चलते चलते थोड़ी कॉमेडी भी थी, थोड़ा सा उसमें एक अलग तरीके का जो एक शाहरुख खान का जो टच होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ साथिया की बात करूँ, तो इस फिल्म को जो उस वक्त मैं नहीं समझ पाई वो ये था कि भाई ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने किसी को पसंद किया और उसके साथ शादी कर ली तो आपने जो है अपनी एक लव स्टोरी को क्लोजर दे दिया। जबकि असली कहानी एक हीरो हीरोइन की शादी के बाद ही शुरू होती है कि वो कैसे अपनी मैरिज को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अक्सर हमारी जो सोसाइटी है, शादी का मतलब होता है हाँ भाई साथ में वही चिपका चिपकी करो, फिर उसके बाद बच्चे पैदा करो, हो गई शादी। और क्या होता है शादी में? लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इस फिल्म के एंड में भी जो है विवेक ओबरॉय को रियलाइज़ होता है जब वो शाहरुख खान और तब्बू को देखता है कि शाहरुख खान किस तरीके से अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ले रहा है, क्योंकि तब्बू की गाड़ी से ही रानी मुखर्जी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसी की वजह से जो है रानी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन एंड में फिर वो सरवाइव कर जाती है। तो वो देखता है कि किस तरीके से शाहरुख खान अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है। तब उसे समझ में आता है कि भाई शादी का क्या मतलब होता है, क्या मेरी वाइफ मुझसे एक्सपेक्ट करती थी और मैं उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस को समझ पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था। इसी वजह से जो है रानी मुखर्जी और विवेक ओबरॉय के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। क्योंकि ऑब्वियसली जो एक मैरिज होती है, इस मूवी का नाम भी यही इसी वजह से साथिया रखा गया कि भाई साथी की तरह साथ में रहना है। जैसे आप किसी के साथ अपना घर शेयर करते हो, रूम शेयर करते हो, जैसे आप लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हो तो आपके रूममेट्स होते हैं, हाउसमेट्स होते हैं, तो कैसे आप उनके साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर एडजस्ट करते हो, उनको कंफर्ट देते हो, वो आपको कंफर्ट देते हैं, कैसे एक दूसरे की आप लोग हेल्प करते हो। तो ऐसे ही शादी में भी यही होता है। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन विवेक ओबरॉय को होता है। हालांकि इतना गहरा मतलब मुझे अब जाके समझ में आया है, उस वक्त तो हमें समझ नहीं आया। ठीक है, पिक्चर ओके है, लेकिन उस वो कहानी ये कहना चाहती थी। लेकिन शायद मुझे लगता है कि थोड़ा और कहानी को अगर थोड़ा वक्त देते या थोड़ा और तरीके से समझाते तो ज़्यादा अच्छा होता। बट खैर ठीक है, फिर भी वो अच्छी फ़िल्म थी, मैं इसको बुरी फ़िल्म नहीं कहूँगी। साथिया एक अच्छी फ़िल्म थी। अगर मैं साथिया और चलते चलते को कंपेयर करूँ तो साथिया मुझे ज़्यादा मैच्योर मूवी लगती है रादर देन चलते चलते मुझे क्वाइट चाइल्डिश मूवी लगती है। ये मेरे हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। और इस फिल्म में तनुजा भी थी। तनुजा जो गुज़रे ज़माने की एक बेहतरीन अभिनेत्री रह चुकी हैं, काजोल और तनीषा की मम्मी हैं, और कहीं ना कहीं वो रानी मुखर्जी की रिलेटिव भी हैं, क्योंकि काजोल और रानी मुखर्जी जो हैं वो कज़न सिस्टर हैं। तो काफ़ी इनके बारे में सुनने को आता है। लेकिन यस, उसके बावजूद भी प्रोफेशनली बहुत अच्छा तनुजा जी ने किरदार निभाया है। तो जाहिर सी बात है इनके अपने झगड़े होते भी होंगे, लेकिन जब काम की बारी आती होगी तो ये फिर अपने प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि मुझे सही भी लगता है कि काम अपनी जगह है, फैमिली मैटर्स अपनी जगह है। बट ठीक है, काफ़ी उनका भी एक अच्छा रोल था। मतलब ऑब्वियसली एक सीनियर एक्ट्रेस हैं, तो आप एक सीनियर एक्ट्रेस को क्या जज करोगे उसके काम के लिए? वो तो चाहे 2 मिनट का भी रोल करे तो भी वो अपने रोल में अपना 900% ही देंगी। तो ऐसे ही तनुजा जी ने किया।
अच्छा, इस फ़िल्म में रानी मुखर्जी की जो सिस्टर का रोल किया था संध्या मृदुल ने। संध्या मृदुल एक वक्त पे टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा छाई हुई थी। इनका डेब्यू हुआ था, अगर मैंने इनको संध्या मृदुल को अगर पहली बार देखा था तो बनेगी अपनी बात सीरियल में देखा था, जो जी टीवी पे आता था, जो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त के ज़माने से बड़ा ही बोल्ड शो हुआ करता था। उसके जो विजुअल्स थे, जो हम आज सीरियल्स में चीज़ें देखते हैं, जो दिखाई जाती है, बोल्डनेस दिखाई जाती है, जिसको हम लोग अब क्रिंज कहते हैं, उसी तरह से जो है उस ज़माने में 90s के दौर में बनेगी अपनी बात काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोल्ड शो कहा जाता था, क्योंकि उसमें हीरो हीरोइन के बीच में जो एक मोमेंट होता है, जो हम अक्सर एक ज़माने में इंग्लिश फिल्मों में ही देखते थे। पहले हिंदी फिल्मों में ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती थी ज़्यादा, बहुत कम, रेयर कोई सी ग्रेड मूवी हो तो वो एक अलग बात है। तो ये ज़्यादातर ऐसे दृश्य आपको इंग्लिश मूवीज़ में ही देखने को मिलते थे। लेकिन एक सीरियल में इस तरह के दृश्य को दिखाना, ये उस ज़माने में बहुत बोल्ड था और बहुत इसकी चर्चा भी हुई थी। तो एक सीरियल जिसको पूरा परिवार बैठ के देखता है, और उस ज़माने में तो लोग इतने ब्रॉड माइंडेड भी नहीं थे, तो ये बनेगी अपनी बात शो आया था और इसमें ही करीब करीब जो है संध्या मृदुल ने अपना डेब्यू किया था। उसके बाद संध्या ने काफ़ी वक्त तक जो है वो टेलीविज़न पे काम किया। एकता कपूर के साथ भी जो है संध्या मृदुल ने एक शो किया था जी टीवी पर, कोशिश एक आशा, जो वरुण वडोला के साथ उन्होंने किया था और लोगों को काफ़ी पसंद आया था। उसमें वो एक ऐसे औरत का किरदार निभाती हैं जिनका पति जो है वो मेंटली चैलेंज्ड है। उनको उनकी शादी एक मेंटली चैलेंज्ड लड़के से करवा दी जाती है। एक्चुअली एकता कपूर एक ज़माने में अपने पिता की ही फिल्मों की कहानी पर ही सीरियल बना डालती थी, क्योंकि उनके पिता की भी एक फिल्म आई थी ज्योति करके, जिसमें हेमा मालिनी थी और उनकी कहानी भी ऐसी ही थी कि हेमा मालिनी की शादी एक मेंटली चैलेंज लड़के से हो जाती है, जिसका किरदार जो है जितेंद्र साहब ने ही निभाया था। तो इसकी भी कहानी बिल्कुल वैसी थी, और जिसकी वजह से जो है इसको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। तो संध्या मृदुल का ये शायद उसके बाद एक लास्ट ही टीवी सीरियल था। तो उसके बाद ज़्यादा जो संध्या मृदुल हैं, फिर वो रियलिटी शोज़ में भी दिखी, जैसे कि झलक दिखलाजा में दिखी। फिल्मों में वो ज़्यादा दिखने लगी, जैसे साथिया, वैसा भी होता है पार्ट 2, इस तरह की फिल्मों में वो दिखी। पेज 3 में भी वो थी, जो जिसके रिव्यू मैंने अपने चैनल पर कर रखा है ऑलरेडी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो संध्या को आपने हनीमून प्राइवेट लिमिटेड में भी देखा होगा, जिसका वो गाना सजना जी वारी वारी जाऊं जी, उस फिल्म में भी संध्या मृदुल थी। तो संध्या मृदुल ने बहुत काम किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है संध्या मृदुल अब इतना नहीं दिखती हैं, और अगर दिखती भी होंगी तो मैंने उन्हें नहीं देखा। हो सकता है वो किसी वेब सीरीज़ में दिखी हो, बट मैंने उनको काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। मैंने उनको शायद लास्ट देखा था कलर्स चैनल का जो एक रियलिटी शो आया करता था, एक खिलाड़ी एक हसीना, जो सन 2008 में ही शुरू हुआ था, जिसका कॉन्सेप्ट था कि एक टेलीविज़न आर्टिस्ट के साथ एक क्रिकेटर की जोड़ी है और उनको परफॉर्म करना है, उनको फाइट करनी है एक दूसरे के अगेंस्ट। इस रियलिटी शो की जज थी वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे और एक थी सुष्मिता सेन। तो ये सन 2008 में आया था। तो मैंने देखा था संध्या मृदुल को वो होस्ट करते हुए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें मोना सिंह जीती थी हरभजन सिंह के साथ में, मुझे याद है। बट उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम से संध्या मृदुल को देखा नहीं है। तो संध्या मृदुल भी बहुत अच्छी, बहुत मुझे उनमें एक्स फैक्टर दिखाई देता था और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी वो। लेकिन वो ज़्यादा जो है टेलीविज़न पर उन्होंने काम करना ज़रूरी नहीं समझा, वो फिल्मों की तरफ चली गई, उन्होंने रोल्स किए। तो साथिया मूवी में भी उनका एक अच्छा रोल था, जो वो रानी मुखर्जी की बहन बनी थी, बड़ी बहन बनी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसकी जो कहानी भी आपको करीब करीब पता ही है कि माँ बाप से जो है छुप छुपा कर शादी करके वापस अपने घर में आ जाना, और फिर जब माँ बाप को पता लग जाना तो घर से निकाल देना, और फिर साथ में घर बसाना। लेकिन फिर उसके बाद एक दूसरे को लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ
पेशेंस की वजह से जो है दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, और फिर बाद में एंड में सब कुछ ठीक। तो ये एक कहानी थी, लेकिन इस कहानी से ज़्यादा इस फिल्म के गाने काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। और इस मूवी की एक और बात थी कि ये शायद विवेक ओबरॉय और रानी मुखर्जी की लास्ट थी फिल्म जिसमें हमने इन दोनों को साथ में देखा था। मुझे नहीं याद कि इसके बाद मैंने रानी मुखर्जी और विवेक ओबरॉय को साथ में देखा था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फिर कभी हमें ये जोड़ी जो है इसके बाद नहीं दिखी है। ऑफ कोर्स विवेक ओबरॉय फिर धीरे धीरे अपनी कंट्रोवर्सीज़ में फंसते चले गए, और उधर रानी मुखर्जी हैं वो एक के बाद एक अपना अच्छा किरदार निभाती हुई आगे बढ़ती चली गई। तो ये एक छोटी सी एक कहानी थी जो आप लोगों को मैंने सुनानी थी, और इसी वजह से मैंने साथिया मूवी को चुना था, जिसकी वजह से उसकी ख़ास वजह थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं उस ज़माने का एक ब्लॉकबस्टर संगीत कैसा था, और आज भी बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मैं 22 साल पहले सुना करती थी। और 2002 में बहुत कम ऐसी फ़िल्में थीं जो बहुत ज़्यादा चली हैं। 2002 कोई बॉलीवुड के लिए एक अच्छा साल नहीं था। मैंने इससे पहले जिस फ़िल्म का रिव्यू किया था फ़िलहाल, वो भी मूवी 2002 में ही आई थी। लेकिन कुछ सरप्राइजिंग मूवीज़ थी जो हिट हो रही थी, जैसे राज थी बिपाशा बासु की। इनफैक्ट मुझे नहीं पता जिस्म मूवी 2003 में आई है ये क्या आई है, बट वो भी काफ़ी टॉक अबाउट थी। वो भी काफ़ी लोगों ने जो है उसको भी पसंद किया। इनफैक्ट जॉन और बिपाशा की जोड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गई थी। बट राज मूवी में जो थी बिपाशा डिनो मोरिया के साथ थी, और ये फ़िल्म बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। ये फ़िल्म मैंने भी देखी थी और बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी लगी थी उस टाइम पर, बट अच्छी थी। मतलब एक हॉरर थी और वाकई एक हॉरर मूवी थी। और आशुतोष राणा का काफ़ी अच्छा रोल था। तो खैर बस थोड़ी सी मैंने कहा कि गुज़रे ज़माने की बातें हो जाएं, तो मुझे लगा कि अगर मुझे बातें करनी है तो उस ज़माने की कोई फ़िल्म मुझे आप लोगों के सामने लेके आनी पड़ेगी, जिसके बारे में मैं बात करूंगी, और उसके बारे में बात करते करते मैं उससे जुड़ी या उसके आसपास जुड़ी बातों को भी आप लोगों के सामने लाऊंगी। तो इसीलिए मैंने ये साथिया मूवी चुनी। और बस ज़्यादा तो मुझे और कुछ नहीं कहना है, और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की मेमोरीज़ इस मूवी के साथ में, आप लोगों को कैसे गाने लगते थे इस मूवी के, और आप लोगों का कौन सा फेवरेट गाना था, आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अच्छा, इस मूवी में जो है शमिता शेट्टी का भी एक आइटम नंबर है, जो कि शरारा के बाद ये दूसरा आइटम नंबर है जो यशराज के साथ में शमिता शेट्टी ने किया था। शरारा तो बहुत बड़ा हिट हुआ था। आज भी जो है शमिता के साथ एक तरीके से उनकी अगर कोई अचीवमेंट है बॉलीवुड में तो वो शरारा सॉन्ग ही है। हालांकि ये गाना इतना बड़ा हिट नहीं हुआ, ये थोड़ा गाना अंडररेटेड रह गया। ये गाना इतना बुरा नहीं है, इसको भी आशा भोसले जी ने ही गाया है और ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन है, लेकिन ये गाना इतना ज़्यादा नहीं हाईलाइट हुआ। बट स्टिल मुझे ये गाना पसंद है, और आप लोग भी बताइएगा। और शमिता ने डांस तो अच्छा किया ही है। शमिता में टैलेंट तो है, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग बॉलीवुड में होते हैं जो अच्छे नेपो होते हैं, जिनके पास टैलेंट भी होता है, सब कुछ होता है, बट आई डोंट नो उनको कोई राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या उनकी डेस्टिनी उनका साथ नहीं देती है। आई रियली डोंट नो। और जाते जाते जो है मैं आप लोगों से अब अलविदा लेना चाहूँगी कि मैं थोड़े दिनों के लिए जा रही हूँ छुट्टी पर, लेकिन मैं बहुत जल्दी हाज़िर होंगी आप लोगों के लिए नए पॉडकास्ट के साथ में। तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। मैंने सोचा कि मैं जाते जाते जो है एक वीडियो आप लोगों को दे जाऊं, और मेरे पुराने वीडियोस भी हैं तो आप लोग उन्हें सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ मेरा चैनल थोड़ा अलग है, अलग बातें होती हैं, अलग टॉपिक्स पे मैं बात करती हूँ, क्योंकि मेरा एक अलग रहता है। तो बस उसी हिसाब से मैंने ये चैनल बनाया है। आई नो कि मेरी ग्रोथ कम है, बहुत कम है, बट आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दीजिए।
और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, और मुझे और भी मैं बेहतर काम करूँ, इसके लिए मुझे एक तरीके से एनर्जी मिलेगी। जैसे कि आप लोग जिम के बाद जो है लोग प्रोटीन शेक पीते हैं ताकि वो और उनमें एनर्जी बिल्डअप हो, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस मुझे दीजिए, जैसा भी आपको लगे। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।